मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर एंड डायरेक्टर किडनी क्लिनिक। आज हम बात करेंगे डाइट फॉर डायलिसिस पेशेंट्स। डाइट जो डायलिसिस पेशेंट्स में बहुत ही मिसअंडरस्टूड और मिसप्रिस्क्राइब, अंडर प्रिस्क्राइब चीज़ है। क्या होता है कि पेशेंट्स को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है, वो एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे होते हैं, उनके हम प्रोटीन की मात्रा कम रखते हैं, नमक की मात्रा कम रखते हैं, कुछ फ्रूट्स रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। लेकिन जब आप डायलिसिस पे आते हैं तो डायलिसिस क्या होता है? इट इज़ डायलिसिस इज आर्टिफिशियल किडनी सपोर्ट। यानी जो काम आपकी किडनी नहीं कर रही है वो आपकी मशीन या हीमोडायलिसिस में या पेरिटोनियल डायलिसिस, जो पेट का डायलिसिस जिसे बोलते हैं, उससे कर सकते हैं। तो जब आप डायलिसिस पे आ जाएं तो हम आपकी डाइट को लिबरलाइज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक डायलिसिस आपके किडनी फंक्शन रिप्लेस कर रहा है। साथ साथ डायलिसिस में जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन लॉसेस होते हैं। हीमोडायलिसिस में जो प्रोटीन लॉसेस हैं वो थोड़े से कम होते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस में तो बहुत ज़्यादा, हर एक साइकिल में जो पानी बाहर निकलता है पेरिटोनियल डायलिसिस को बहुत ज़्यादा प्रोटीन लॉसेस होते हैं, तो इसलिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है। तो अगर हम डाइट को डिसेक्ट आउट करें, पहले हम प्रिंसिपल्स पे उनकी बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स का जहाँ तक सवाल है, सारे डायलिसिस पेशेंट्स को अनरिस्ट्रिक्टेड कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, सिवाय जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको डेफिनेटली सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, रेडिली अवेलेबल शुगर्स हैं, जिसमें बिस्किट आ जाते हैं, बंद आ जाते हैं, ये सब चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड मात्रा में लेनी है, क्योंकि आपका शुगर को हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। शुगर, किडनी तो डैमेज हो गई है, लेकिन आपके हार्ट को डैमेज कर सकती है, आइज को डैमेज कर सकती है। तो शुगर मॉनिटरिंग आपके लिए, और एक डाइट प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टेड डाइट विद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करें फैट्स की, तो डायलिसिस वाले पेशेंट्स के लिए फैट में कोई रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। खुला घी तेल का इस्तेमाल करें, आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरिक रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो जो डायलिसिस वाले पेशेंट्स हैं उनकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट लगभग 35 से 40 किलो कैलोरीज पर केजी। तो डिपेंड करेगा कि आपका वेट कितना है, जितना ज़्यादा वेट है उतनी ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत है। उतनी ये कैलोरीज हम कार्बोहाइड्रेट से भी देते हैं और फैट से भी देते हैं। और घी का इस्तेमाल थोड़ा सीमित मात्रा में करें, लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं जिसमें एक तरह तरह के तेल आते हैं, यानी सोयाबीन का तेल आता है, मूंगफली का तेल आता है, सरसों का तेल आता है, ये आप अनरिस्ट्रिक्टेड खुले दिल से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने को टेस्टी बनाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है जब आप डायलिसिस पे आते हैं, क्योंकि आपके प्रोटीन लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो जो लोग हीमोडायलिसिस पे हैं वो 1.2 ग्राम से लेके 1.4 ग्राम्स पर केजी पर डे प्रोटीन, यानी 50 साल के हैं, 50 किलो के हैं, तो आपको 60 से 75 ग्राम प्रोटीन लेना है। और ये प्रोटीन लेना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए तो ये प्रोटीन लेना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए वेजिटेरियन लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट अगर वो एग्स ज़रूर खाएं, क्योंकि एग्स आज की डेट में सबसे सस्ता और सबसे इफेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन इनटेक। और कई लोग एग्स को आजकल वेजिटेरियन ही मानते हैं, जिस तरह के एग्स मार्केट में आ रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं मास स्केल पे। तो एक एग में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है। तो जो जितने हमारे डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनको इनकरेज करते हैं कि धीरे धीरे शुरुआत करें और अल्टीमेटली कम से कम 4 एग्स जरूर खाएं। एग्स में भी आपका एग वाइट ज़्यादा ज़रूरी है। एग वाइट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। येलो आप खाएं या ना खाएं, हमें कोई उसके लिए खास आपत्ति नहीं है। जो लोग खाना चाहते हैं एक दिन का एग येलो खा लें, लेकिन 4 एग वाइट्स खाएं। और आप अगर हमारे डायलिसिस यूनिट में आए तो आप जाके देखेंगे कि 90% लोग अंडा खा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में अंडा नहीं खाया, लेकिन हम यह उनको बताते हैं कि आपको अगर हम एग्स भी देखें तो तरह तरह के प्रोटीन पाउडर्स देने पड़ेंगे। और प्रोटीन पाउडर्स में आपको जानकारी नहीं है किस सोर्स से बने हैं, एनिमल सोर्स से बने हैं, वेजिटेबल, और कई दवाइयाँ हैं उनमें भी क्या क्या एनिमल प्रोटीन्स डले हैं आपको मालूम नहीं है। और दवाई के तौर पे कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप ये चीज़ ना खाएं। सो प्लीज़ टेक एग्स एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो लोग नॉन वेजिटेरियन उनको हम इनकरेज करते हैं कि एटलीस्ट 1 मील अ डे ज़रूर फिश या चिकन का खाएं।
मटन भी मना नहीं है, लेकिन मटन इज़ नॉट अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और फिश एंड एक लिमिटेड सोर्स में एक साइंटिफिकली आपकी डाइट बन जाएगी 1.2 ग्राम्स मिनिमम टू 1.4 ग्राम्स पर केजी। अगर आपका पेरिटोनियल डायलिसिस है तो आपकी रिक्वायरमेंट डाइट की और ज़्यादा प्रोटीन की बढ़ जाती है। आपको मिनिमम 1.5 ग्राम पर केजी प्रोटीन देना है, और ये प्रोटीन भी लेना इतना आसान नहीं होता। तो ऐसे लोगों को हम पनीर के पराठे, एग के पराठे, फिश और चिकन और ज़्यादा इस्तेमाल करने को बोलते हैं। कुछ लोग हैं जो ये नहीं ले पाते इतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन, और अगर आपका सीरम एल्बुमिन जो हम मंथली टेस्ट करा रहे हैं वो कम है, तो ऐसे में आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। और प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने के टाइम आपको ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर साइंटिफिकली डिजाइन प्रोटीन सप्लीमेंट हो, यानी इट शुड नॉट बी रिच इन फॉस्फोरस, इट शुड नॉट बी रिच इन पोटेशियम, और साथ साथ सॉल्ट कंपोजिशन भी कम होना चाहिए। सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डायलिसिस पेशेंट्स के लिए, क्योंकि जितना आप सॉल्ट लेंगे उतना ही बॉडी में पानी भरेगा और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो जो साइंटिफिकली डिजाइंड फॉर्मुलेशंस होती हैं उनमें लो फास्फोरस, लो पोटेशियम और प्रोटीन पाउडर्स होते हैं। बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बट टेक इट अंडर साइंटिफिक प्रिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स की। इसमें सबसे अहम मैं बता चुका हूँ, नमक होता है, सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट। ये आपको कम से कम लेना है, लगभग 3 ग्राम पर डे से ज़्यादा बिल्कुल मत लें, क्योंकि जितना सॉल्ट आप ज़्यादा लेंगे उतना बॉडी में ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा, उतना आपको बीपी बढ़ेगा, और बीपी आपके बाकी ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। साथ ही साथ जितना वाटर ज़्यादा इकट्ठा होगा उतना डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको बनाना पड़ेगा। और ये भी देखा गया है कि अगर 2 इंसान हैं और एक 7 या 8 ग्राम सॉल्ट ले रहा है, एक 3 ग्राम सॉल्ट ले रहा है, और दोनों को लगभग 1 लीटर पानी दे रहे हैं, तो जो 7 या 8 ग्राम सॉल्ट ले रहा है उसकी बॉडी में वाटर रिटेंशन ज़्यादा होती है, यानी नमक पानी को खींच लेता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए और बाकी ऑर्गन्स को बचाने के लिए सॉल्ट कम लेना बहुत ज़रूरी है। और सॉल्ट का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपना जो खाना है वो बिना नमक के बनवा लें। 3 ग्राम सॉल्ट अपना रोज़ एक पुड़िया में बांध के रख लें और उसको ऊपर से स्प्रिंकल कर लें, ताकि उससे आपको पता रहेगा कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट कितना जाएगा। हाँ, 4 चीज़ें मैं हमेशा बताता हूँ किडनी के पेशेंट्स के लिए वर्जित हैं, जिसमें बहुत हाई सॉल्ट कंटेंट होता है। उसमें आता है अचार, चटनी, पापड़, रायता, और इस सब के विकल्प हैं। रायता की जगह आप दही का खुला इस्तेमाल कर सकते हैं। 400-500 ग्राम फॉस्फोरस होता है, लेकिन प्रोटीन अच्छा है, इसलिए दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। सैलड्स में खासकर बिल्कुल सॉल्ट का इस्तेमाल ना करें। आप काली मिर्च डाल सकते हैं उसको टेस्ट के लिए, उसके ऊपर गरम मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नींबू भी कम से कम लें। अगर आपने सिट्रस फ्रूट्स या नींबू लेने हैं तो जिस दिन आपका डायलिसिस है आप उस दिन लीजिए। इसके अलावा जो बाकी फ्रूट्स हैं, जो अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रूट इंटेक है, सेब, पपीता, अमरूद, नाशपाती, पाइनएप्पल है। और अगर आपका पोटेशियम लोअर साइड पे है तो आप बाकी फ्रूट्स भी थोड़ा लिबरली ले सकते हैं। जबकि जो पेशेंट्स डायलिसिस पे नहीं होते उनके लिए हम बहुत स्ट्रिक्ट फ्रूट रिस्ट्रिक्शन में रहते हैं। लेकिन जो लोग पेशेंट डायलिसिस पे हैं, जिस दिन डायलिसिस हो रहा है आप अपना सीजनल फ्रूट लीजिए, क्योंकि जो भी आपका पोटेशियम आएगा वो बॉडी में वो हम डायलिसिस के दौरान निकाल लेंगे। और उसी हिसाब से कि लोगों का जो लोग ज़्यादा फ्रूट इंटेक ले रहे हैं, अपने आप डॉक्टर को ज़रूर बताएं, वो उसी हिसाब से डायलिसिस का पोटेशियम वेरी करके पोटेशियम निकाल सकते हैं। फॉस्फोरस की रिस्ट्रिक्शन रहेगी। फॉस्फोरस और सॉल्ट खासकर प्रिजर्व्ड फूड्स में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपने जो भी खाना है फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड खाना, घर का खाना इस्तेमाल करें। मार्केट के खाने में आप जो बाजार से खाना आ रहा है उसमें आप नमक नहीं कंट्रोल कर सकते, उसमें ये फॉस्फोरस की चीज़ें नहीं कंट्रोल कर सकते। फॉस्फोरस रिस्ट्रिक्ट करने का एक और अच्छा तरीका है जिसे लीचिंग बोलते हैं। पोटेशियम और फॉस्फोरस, यानी दालों को रात में पानी में भिगो दीजिए, 12 घंटे भिगोए रखें और सुबह पानी फेंक के पकाएं। सब्जियों को भी कम से कम आधा घंटा गर्म पानी में उबलते रहें और उसके बाद उसका पानी निचोड़ के फेंक दें और फिर पकाएं। इस तरह खासकर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो भी आप ले सकते हैं। सूप्स इन जनरल हम डिस्करेज करते हैं कि सूप्स में नमक जाता है, और अगर इवन भी आप बिना नमक के सूप ले रहे हैं तो पोटेशियम भी जाता है, तो ये दोनों चीज़ें, और फॉस्फोरस भी जाता है। तो ये सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस डायलिसिस वाले पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए सूप से आप अवॉइड करें। आप उसकी जगह उसको ब्लेंड करके, अगर आपने चिकन सूप लेना है तो चिकन
आप ब्लेंड करके थिक चिकन ले सकते हैं बजाय चिकन सूप लेने के लिए। बाकी मिनरल्स पे ज़्यादातर जो घर के मसाले हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अदरक आप ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, गरम मसाला है वो ले सकते हैं। और जिन लोगों को खटाई, सैलड में खटाई का शौक है, वो नींबू डायलिसिस वाले दिन या फिर बाकी दिन सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डायलिसिस वाले पेशेंट्स के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायलिसिस एक कैटाबॉलिक फेज है। आपकी बॉडी डायलिसिस के दौरान कैलोरीज और प्रोटीन्स लूज कर रही है और हमें उसको मेंटेन करना है। और साथ ही साथ अगर आप अच्छा डायलिसिस कराएंगे तो एक अच्छी डाइट, आपकी भूख बढ़ेगी और साथ आप अपनी प्रॉपर डाइट जो साइंटिफिकली प्रिस्क्राइब्ड है ले सकेंगे। और अगर आप ये सब प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तो आपका डायलिसिस लंबे से लंबे अरसे तक चलेगा, इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। थैंक यू।